आज की कहानी मुंबई की एक ऐसी महिला कांस्टेबल की है जिसको प्यार में धोखा मिला है और उसको उसका बदला लेना है। और वो बदले में इतनी पागल हो चुकी है, उसके दिमाग में बस ये है किसी भी तरीके से उसकी हत्या कर दी जाए। अब क्योंकि ये खुद मुंबई पुलिस में नौकरी कर रही है और इसको इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किसी की जान लेना इतना आसान नहीं है। और पुलिस जांच करती है और वो अपराधी को पकड़ लेती है और उसके बाद उसकी सारी ज़िंदगी जेल के अंदर कटती है। इसके लिए वो अलग-अलग तरीके से सोचना शुरू करती है और उसके दिमाग में अलग-अलग प्लान आते रहते हैं। यहीं पे एक उसके दिमाग में आइडिया आता है, उसको लगता है कि अगर वो हत्या जो वो करने जा रही है, उसको अगर हादसे का रूप दे दिया जाए, तो फिर कोई परेशानी ही नहीं है। हादसे में ज़्यादा सज़ा भी नहीं होती। और अगर यही चीज़ अब क्योंकि ये खुद पुलिस में है, तो बहुत सारे ऐसे सुपारी किलर हैं जो पैसे लेकर किसी की भी हत्या कर सकते हैं और उसके लिए ऐसे सुपारी किलर को ढूँढना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पर उसको ये लगता है कि सुपारी किलर किसी भी केस में जब पकड़ा जाता है और पुलिस उसके पिछले अपराधों के बारे में भी उससे पता करती है और वो पुलिस का टॉर्चर झेल नहीं पाता और वो पिछले सारे अपराध पुलिस को बताता चला जाता है, भले ही वो 5 साल बाद पकड़ा जाए या 10 साल बाद पकड़ा जाए। और यहाँ पर इस कांस्टेबल को यही लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बाद में किसी और केस में पकड़ा जाए और जो मेरा वाला केस है, ये भी खुल जाए और मेरी नौकरी भी चली जाएगी और मैं जेल में जाऊँ। तो इसके लिए कोई इतना भरोसे का आदमी होना चाहिए कि अगर वो पकड़ा भी जाए बाई चांस और वो पुलिस उसको खूब टॉर्चर भी करे, तब भी वो मेरा नाम ना ले। ओ तो इसके दिमाग में 2 चीज़ें थी। एक तो ये थी कि कत्ल को एक हादसे का रूप देना है और दूसरा आदमी ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल ये उसका नाम ही ना ले। और ऐसा सिर्फ़ 3 व्यक्ति कर सकते हैं, या तो बाप हो या भाई हो या फिर पति हो। तो उसको लगता है भाई और बाप को तो ये चीज़ मैं बता नहीं सकती, तो क्यों ना मैं किसी ऐसे आदमी को ढूँढूँ जो हत्या कर दे और मैं उससे शादी कर लूँ। अब यहीं से उसका दिमाग चलना शुरू होता है और अब उसको तलाश होती है एक ऐसे इंसान की जो उसका ये काम कर दे। तो दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है मुंबई से। तारीख है 15 अगस्त 2021। समय है 10:30 और जगह है कोरला रेलवे स्टेशन। एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन से उतरता है और बस पकड़ने के लिए सड़क क्रॉस कर रहा होता है और इसी बीच एक कार बड़ी तेज़ी के साथ आती है और उसको बहुत ज़ोर से टक्कर मार देती है, जिससे वो व्यक्ति दूर तक घिसटता चला जाता है और उसको बहुत ज़्यादा चोट लगती है। कार वाला वहाँ से भाग जाता है और धीरे-धीरे वहाँ पर पब्लिक इकट्ठी होती है। पुलिस को सूचना दी जाती है, उसको अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। खैर अब पुलिस उसकी पहचान करती है, तो पता चलता है कि वो मुंबई पुलिस में ही हेड कांस्टेबल है और एक वहाँ पर नेहरू नगर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर उसकी ड्यूटी है और वो अपनी ड्यूटी करने के लिए ही वहाँ पे जा रहा था। नाम था उसका शिवाजी सानक। अब मुंबई पुलिस को लगता है कि एक हमारे ही डिपार्टमेंट के इंसान को किसी ने टक्कर मार दी। अब वहाँ जितने भी इंसान थे, उनसे पूछताछ करी जाती है, तो सब यही बताते हैं कि कार आ रही थी और ये सड़क क्रॉस कर रहे थे। उसका बैलेंस ख़राब हुआ और इनको टक्कर लगी और वो कार वाला वहाँ से भाग गया। अब खैर जो शिवाजी सानक थे, इनके घर वालों को सूचित किया जाता है और सूचना मिलने के फ़ौरन बाद उनकी पत्नी अपने भाई के साथ पुलिस स्टेशन पहुँचती है, सारी जानकारी लेती है और वो ये बताती है कि ये कोई हादसा नहीं हो सकता, उनके पति की किसी ने हत्या की है। अब यहाँ पर पुलिस को ये लगता है कि कोई भी महिला है, जब ऐसा किसी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है, तो वो ऐसी ही बातें करता है। लेकिन वो कई बातें उनको ऐसी बताती है कि पहले से उनकी जान को खतरा था। अब खैर पुलिस को लगता है कि चलो ठीक है, अब इसकी जाँच करते हैं, क्योंकि अपने ही डिपार्टमेंट का मामला है। तो पुलिस इसकी जाँच करने का फैसला करती है और पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और उसके बाद जो शिवाजी सानक थे, उनकी पत्नी से पूछताछ करती है और उनसे ये पता करती है कि उनका रोज़ का रूटीन क्या था। तो यहाँ पर उनकी पत्नी बताती है कि हम पुणे में रहते हैं और इनकी जो जॉब है पुलिस की, क्योंकि हेड कांस्टेबल थे, वो है नेहरू विहार मुंबई में और ये डेली ट्रेन से, बस से, टेम्पो से 3-4 ट्रांसपोर्ट चेंज करके ये वहाँ पर पहुँचते थे। अब यहाँ जिस रेलवे स्टेशन पे ये कोरला रेलवे स्टेशन पे उतरे थे और वहाँ से दूसरे रेलवे स्टेशन जाने के लिए बस पकड़ रहे थे। खैर पुलिस सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, करीब 250, और उसमें वो कार पुलिस को दिखाई दे जाती है। कार थी नैनो टाटा की
और उसके अंदर 2 व्यक्ति बैठे थे, जिनकी तस्वीर कुछ धुंधली सी सीसीटीवी फुटेज में आ रही थी। अब खैर पुलिस उस फुटेज को साफ कराती है, तो वो चेहरा देखने लायक और समझने लायक हो जाता है। अब खैर अब पुलिस के पास 2 चेहरे थे, और जो उसका नंबर था गाड़ी का, पुलिस उसका पता लगाती है, और पुलिस की जाँच चल ही रही थी कि इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि उस हादसे से कुछ ही दूर एक कार में आग लगी हुई है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और जाकर देखती है कि वही नैनो कार जिससे एक्सीडेंट हुआ था, उसके अंदर आग लगी हुई है, और वो भी बहुत भयंकर तरीके से। उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता। अब पुलिस को ये बड़ा अजीब लगता है कि इस कार से एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद उसमें आग लगा दी गई है या लग गई है। अब खैर पुलिस उसकी जांच करती है, और इधर जो शिवाजी सानक थे, उनकी पत्नी से उनकी और जानकारी हासिल की जाती है, और जो उनकी ज़िंदगी में चल रहा था, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या पैसे का लेन-देन या कोई ज़मीन जायदाद या कोई अफेयर, ये सारी चीज़ें पुलिस चेक करती है। यहाँ पर एक नाम सामने आता है, तो पुलिस को जाँच में ये पता चलता है कि एक लड़की है मुंबई में, वो भी मुंबई पुलिस में कांस्टेबल है, और एक ही पुलिस स्टेशन में जो शिवाजी सानक थे और जो मुंबई पुलिस की क्या कांस्टेबल थी, जिसका नाम था शीतल, 2019 में इन दोनों की ड्यूटी एक ही जगह थी। अब दोनों में बातचीत शुरू होती है, और इनकी दोस्ती बढ़ती जाती है, और वो अफेयर का रूप ले लेती है। अब यानी कि एक महिला कांस्टेबल का उसी पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल शिवाजी सानक के साथ अफेयर शुरू हो जाता है, और ये अफेयर कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। 2019 के शुरू में ये शुरू होता है, और जैसे ही 2019 खत्म होता है, तो इनका अफेयर भी खत्म हो जाता है, और आपस में नफरत और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये जो महिला कांस्टेबल थी, जिसका नाम था शीतल, और उम्र थी इसकी 29 साल, ये अपने बॉस यानी कि हेड कांस्टेबल शिवाजी सानक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती है, वो भी 2 अलग-अलग थानों में, और 2 अलग-अलग मुकदमे। अब यहाँ से दोनों की झगड़ा एक तरीके से शुरू हो जाता है, और जो भी पुलिस वाले थे, उनको इस बात का पता होता है कि पहले दोनों के अंदर अफेयर था, और अब ये दोनों एक दूसरे पर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। लेकिन अब मुकदमे तो मुकदमे हैं, उसकी खैर जाँच चलती रहती है, और उसमें इतना कुछ खास होता नहीं। उसके बाद पुलिस के पास अब जो ये नाम था शीतल, अब क्योंकि उसने 2 मुकदमे भी करा रखे थे और दोनों का अफेयर भी था, तो पुलिस को लगता है कि जाँच में हमें यहीं से कुछ मिल सकता है, और पुलिस शीतल के सारे मोबाइल फ़ोन और उसकी सारी एक्टिविटी के पीछे अपने सूत्र लगा देती है, और पूरी जाँच अब पूरी शीतल के ऊपर घुमा देती है। यहाँ पर जो शीतल का जो कॉल डिटेल थी और से उसका सीडीआर था, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं, और उसके बाद जो उसके सोशल मीडिया के अकाउंट थे, उनको पुलिस खंगालना शुरू कर देती है। और इसी बीच जो उसका एक इंस्टाग्राम अकाउंट था, उसमें एक नाम मिलता है, जिसका नाम था धनराज यादव। अब खैर पुलिस उनकी सारी चैटिंग देखती है, और उनके बारे में पता करती है, तो पता ये चलता है धनराज यादव शीतल का पति था, और वो उसको छोड़कर चला गया है। और पुलिस उसका एड्रेस निकालती है, और सीधा धनराज यादव के घर पहुंचती है। वहां से धनराज यादव को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पुलिस का शक ये था कि जो नैनो कार के अंदर 2 इंसान बैठे थे, उनमें से हो सकता है एक धनराज यादव हो। अब खैर स्टेशन लाकर धनराज यादव का जो चेहरा था, उन 2 चेहरों से मिलाया जाता है, और यहाँ पर पता चलता है कि वो धनराज यादव था ही नहीं। अब यहाँ पर पुलिस के हाथ एक तरीके से फिर खाली हो जाते हैं। लेकिन जब धनराज अपने घर की तरफ जाने लगता है, तो पुलिस वाले उसको फिर से बुलाते हैं, और उसको उन दोनों का फ़ोटो दिखाते हैं, जो उस नैनो कार के अंदर बैठे हुए थे। कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम नहीं हो, हमारी समझ में आ गया है, और हम तुम्हें घर जाने भी दे रहे हैं। लेकिन क्या तुम इन 2 इंसानों को जानते हो, जो इस कार के अंदर बैठे हैं? तो वो धनराज यादव उनमें से एक को पहचान लेता है, और वो बताता है कि मैं इनमें से एक को जानता हूँ, और ये जिस सोसाइटी में शीतल रहती है, उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड है, और इनमें से एक इंसान जो है, वो सिक्योरिटी गार्ड का लड़का विशाल है। अब खैर यहाँ पर जो धनराज यादव को पुलिस छोड़ देती है, और सीधा जो शीतल की सोसाइटी के अंदर और सिक्योरिटी गार्ड का लड़का था विशाल, पुलिस उसको उठा लेती है, और उसको उठाने के बाद उससे पता करती है कि तुमने इस तरीके से एक्सीडेंट क्यों किया। तो पहले वो यही बताता है कि मैं तो कहीं पर जा रहा था, और वो अचानक बीच में आ गया, मेरा बैलेंस ख़राब हो गया, और वो एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर पुलिस उसको साफ-साफ बताती है कि शिवाजी सानक की मौत हुई है, और शिवाजी सानक का अफेयर शीतल के साथ था, और शीतल तुम्हारी सोसाइटी के अंदर रहती है, और सारी कड़ियाँ जुड़ रही हैं, और तुम्हारी उसकी पूरी डिटेल और तुम्हारी पहचान हो गई है, और नैनो कार के अंदर तुम ही बैठे थे, और वो कार तुम्हारे पास कहाँ से आई, और ये सारी बातें बताओ। अब खैर पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है। यहाँ पर जो विशाल था, क्योंकि कोई इतना प्रोफेशनल किलर था नहीं, वो टूट जाता है,
और वो बताता है कि हाँ, उसने शीतल के कहने से ही ये सारी चीज़ें की हैं। अब पुलिस के पास पूरा सबूत था, पुलिस शीतल को पकड़ती है और उससे फिर सारी जानकारी लेती है। तो जो कहानी सामने निकल कर आती है वो ये थी कि 2019 में जब शीतल की मुलाकात शिवाजी सानक के साथ होती है और दोनों के अंदर अफेयर होता है, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है। अब जैसे ही 2019 खत्म होता है, तो दोनों के बीच में दरार आ जाती है और दोनों एक-दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। यहाँ पर जो ये शीतल थी, 2 पुलिस स्टेशन में उसके मुकदमे लिखवाती है और जो ये हेड कांस्टेबल थे, ये भी काफ़ी नाराज़ होते हैं। दोनों में लड़ाई-झगड़े बढ़ते हैं और उसके बाद इनकी जो ड्यूटी थी दोनों की अलग-अलग हो जाती है। अब यहाँ पर शीतल को इतना गुस्सा आता है और वो ये चाहती है कि उसने मेरा इस्तेमाल करा है, शिवाजी सानक ने, और मुझे किसी भी तरीके से उसको मौत के घाट उतारना है। अब क्योंकि खुद पुलिस वाली थी और इस हर बात को हर तरीके से जानती थी कि किसी की जान लेना इतना आसान है नहीं, और पुलिस को एक छोटा-सा भी क्लू मिल गया या कोई भी फिंगरप्रिंट मिल गया, एक बाल भी अगर पुलिस को मिल गया, तो पुलिस हमें पकड़ लेगी और जो मेरी सरकारी नौकरी है वो, और साथ में मुझे जेल में जाना पड़ेगा। अब उसके लिए इसके दिमाग में अलग-अलग तरह से आइडिया आने शुरू होते हैं कि क्या करा जाए। सबसे पहले ये सोचती है कि किसी को सुपारी देकर उसकी हत्या करा दी जाए। फिर उसको लगता है कि सुपारी किलर जब कहीं पकड़े जाते हैं, तो पिछले जो केस हैं वो भी खुल जाते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भी केस खुल जाए। तो इसके लिए कोई ना कोई इतना भरोसे का आदमी होना चाहिए कि अगर वो बाय चांस पकड़ा भी जाए, तब भी वो मेरा नाम ना ले। और इसके लिए सिर्फ़ 3 ही आदमी ऐसे होते हैं, जो भरोसे लायक हैं। या तो पिता हो, या पुत्र हो, या पति हो। अब यहाँ पर उसको लगता है कि और किसी से तो ये काम करा ही नहीं सकते, तो क्यों ना इस चीज़ के लिए किसी को अपना पति बनाया जाए, यानी कि पहले किसी से शादी करी जाए और उसके बाद उससे वो कत्ल कराया जाए, और वो इसकी तलाश में जुट जाती है। अब क्योंकि इसकी नौकरी पुलिस में थी, तो इधर से उधर आना-जाना लगा रहता था। तो जिस बस में ये जाती थी, उस बस का जो ड्राइवर है ये यही था, जिसका नाम था धनराज यादव, और जिसको पुलिस ने इंस्टाग्राम के माध्यम से ढूँढा था। तो ये धनराज यादव से बिल्कुल इसको लगता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल फिट रहेगा, क्योंकि एक बस का ड्राइवर है और ये बड़े आराम के साथ किसी को भी एक्सीडेंट से उड़ा सकता है, और जिससे काम भी आसान हो जाएगा। एक हादसा लगेगा, ज़्यादा सज़ा भी नहीं होगी, और जो मेरा दुश्मन है, ये शिवाजी सानक, इसकी हत्या भी हो जाएगी। और ये इतनी जल्दी में थी कि धनराज यादव को सीधा शादी के लिए प्रपोज़ कर देती है। अब यहाँ पर धनराज यादव को लगता है कि तू एक मामूली ड्राइवर है और एक जो पुलिस में नौकरी कर रही है, सरकारी इसकी नौकरी है, और सीधा शादी के लिए प्रपोज़ कर रही है, इससे अच्छा तेरे लिए क्या हो सकता है। और धनराज यादव इसके लिए तैयार हो जाता है। अब दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर धनराज यादव को ये नहीं पता था कि जो ये शीतल है, तुझसे शादी क्यों कर रही है। अब घर जैसे शादी इनकी होती है, कुछ दिन के बाद शीतल सारी बात धनराज यादव को बताती है, और वो बताती है कि उसको किसी ने धोखा दिया है और मुझे उससे इतनी नफ़रत है कि मुझे उसकी हत्या करनी है, और क्योंकि तुम खुद एक बस के ड्राइवर हो और ये काम तुम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। क्या तुम ये नहीं चाहोगे कि किसी ने तुम्हारी पत्नी की ज़िंदगी बर्बाद की हो और तुम उसका बदला लो। अब यहाँ पर धनराज यादव, एक सीधा-साधा आदमी, ये सुनकर घबरा जाता है और वो कहता है कि ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी, तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता, और मैं जो मेरा काम है ड्राइविंग का, जो मेरा धर्म है, मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता, और ये काम मुझसे नहीं होगा। अब यहाँ पर शीतल का दिमाग खराब हो जाता है। उसको लगता है कि जिसके लिए मैंने सारी चीज़ें की हैं, शादी की है, और वही इसके लिए मना कर रहा है। तो शीतल उसको धमकाती है। वो कहती है कि जिस तरीके से मैंने 2 मुकदमे पहले उस पे लगा रखे हैं शिवाजी सानक पे, अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया, तो मैं तुम पर भी मुकदमे लगा दूँगी। अभी धनराज जो था बहुत सीधा-साधा आदमी था और इसको और कुछ समझ में आता नहीं, और ये वहाँ से अपना नौकरी छोड़कर और सीधा अपने जो इसका होम टाउन था तमिलनाडु, वहाँ निकल जाता है। अब शीतल को पता चलता है कि वो तो गायब है। अब शीतल फिर परेशान, और वो जहाँ थी वहीं के वहीं खड़ी रह जाती है, क्योंकि एक आदमी से शादी भी कर ली और उसने उसका काम भी नहीं किया। अब ख़ैर इसको ये था कि किसी भी तरीके से मुझे उस हेड कांस्टेबल शिवाजी सानक को मारना ही मारना है, और वो फिर दूसरे इंसान को ढूँढना शुरू कर देती है। अब जैसे जिस सोसाइटी में वो रह रही थी, वहीं पर एक सिक्योरिटी गार्ड था और उसका लड़का था 18-20 साल का, और ये थी 29 साल की, तो करीब 10 साल का फ़र्क था दोनों में। और ये जानबूझकर उसको लुभाना शुरू कर देती है और एक तरीके से उस पर डोरे डालना शुरू कर देती है। अब क्योंकि लड़का था, उसको इतनी समझ भी नहीं थी, उसको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है, एक सरकारी नौकरी वाली अगर उसको पत्नी मिल जाएगी, तो इससे अच्छा उसके लिए क्या होगा, और उसको वो सीधा शादी के लिए प्रपोज़ करती है।
तो ये जो सिक्योरिटी गार्ड का लड़का था, इसका नाम था विशाल, और ये इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है और वो उसको पहले ही बताती है कि मुझे किसी की हत्या करनी है, उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है। अब क्योंकि जो 18 साल का लड़का था ये विशाल, ये इसके लिए तैयार हो जाता है और ये बोलता है कि बताओ क्या करना है। और वो बताती है कि एक हेड कांस्टेबल है मुंबई पुलिस में, जिसका नाम है शिवाजी सानक, तुम्हें उसकी हत्या करनी है और हत्या भी इस तरीके से करनी है जो हादसा लगे। अब विशाल सानक को बताती रहती है क्योंकि सारी नॉलेज और सारी प्रैक्टिस तो उसको खुद ही थी और इतने दिनों से वो इस चीज़ का प्लान बना रही थी। और जो ये विशाल था, ये तो एक तरीके से मुहावरा था, जितना वो बताती रहती है इतना ये करता रहता है। तो सबसे पहले वो विशाल से यही कहती है कि तुम किसी को अपने साथ लो जो तुम्हारे भरोसे का आदमी हो। तो विशाल का एक दोस्त था, वो उसको अपने साथ लाता है और उसके बाद क्योंकि जो शिवाजी सानक का पूरा रूटीन इसको पता था शीतल को, कि वो किस तरीके से पुणे से आता है और कब वो ट्रेन में बैठता है और कब बस में बदलता है और कब वो टेम्पो में होता है और कहाँ वो रोड क्रॉस करता है, ये सारी रेकी की जाती है। अब इसके लिए कार भी चाहिए, तो ये 70,000 में जो शीतल थी एक नैनो कार खरीदती है और विशाल को देती है और उसको बताती है कि करीब 10:50 के आसपास वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेगा बस में बैठने के लिए, और जिस वक्त वो रोड क्रॉस करता होगा तुम्हें उसी वक्त उसको हिट करना है। अब विशाल इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। अब कार एकदम ठीक ठाक, और वो इस बात का इंतजार करते रहते हैं 15 अगस्त, जो आज़ादी का दिन था, 15 अगस्त 2021 को, ये उसका इंतजार करते रहते हैं। और जैसे ही वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं शिवाजी सानक और वो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, अब जो आदमी पहले से ही तैयारी से खड़ा है वो पूरी स्पीड से उस नैनो कार को लेकर आते हैं और शिवाजी सानक को टक्कर मार देते हैं। और टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो दूर जाकर गिरते हैं और उनका खून इतना बह जाता है, जब तक एम्बुलेंस आती है उनको अस्पताल ले जाया जाता है, उनकी मौत हो जाती है। कुल मिलाकर कहानी का सार ये था, जो एक पुलिस कांस्टेबल थी और जिसको हर चीज़ का अच्छी तरीके से पता था, उम्र भी 29 साल थी, अच्छे बुरे का खूब अच्छी तरीके से ज्ञान होता है, और वो किस तरीके से शिवाजी सानक के अफेयर में पड़ती है और उसके बाद दोनों अलग होते हैं और फिर नफरत होती है, और उस धोखे को वो अपने दिल पर इतना लगा लेती है कि वो किसी भी तरीके से बस उसकी हत्या करनी चाहती है। उसको कोई भी मिल जाए, वो किसी से भी शादी कर ले और उससे वो उसकी हत्या करा दे, और इसी चक्कर में वो धनराज से शादी करती है और उसके बाद विशाल का नंबर था। लेकिन यहाँ पर विशाल, जो एक ठीक-ठाक अपनी ज़िंदगी जी रहा था और जिसके पिता सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, उनका बेटा अब एक खून के इल्ज़ाम में, वो भी पुलिस वाले के, जेल के अंदर, शीतल जेल के अंदर, और वो जो तीसरा दोस्त था, वो भी। तो ये थी आज की सच्ची घटना। इस घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 8 बजे किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।